What is the charge on X-ray? पूछता है कि एक्सरे पर क्या चार्ज है। तो एक्सरे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनी वेव हैज नो चार्ज। किसी वेव का कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए आवेश पर कोई चार्ज ही नहीं होगा। कोई भी एक रे हो, वेव हो, वेव पर कभी चार्ज नहीं होता है। एनी वेव हैज नो चार्ज, कोई भी वेव हो उसका कोई चार्ज नहीं होता है। एक्सरे भी वेव है, इसलिए उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। हॉल इफेक्ट कैन हेल्प डिटरमाइन द पैरामीटर। कौन चीज हॉल इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी बताता है। हॉल इफेक्ट क्या मुख्य रूप से बताया था कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट को फ्लो कराया था। करंट फ्लो कराया था मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसमें करंट को फ्लो कराया था। इससे क्या हुआ था कि चार्ज एक तरफ जमा हो गया था, नेगेटिव दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया था। इससे जो चार्ज का डेंसिटी होता है उसको अप्लाइड मोबिलिटी जो होता है बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई अप्लाइड फील्ड होता है। तो यह कितना इलेक्ट्रॉन जमा हो गया इसी एरिया में, उसी को मोबिलिटी कहते हैं। तो हॉल साहब ने मोबिलिटी का इफेक्ट एक्चुअल में बताया था कि चार्ज कैरियर जो कौन होता है, तो चार्ज कैरियर नेगेटिव चार्ज होता है। हॉल साहब यही बताए थे। Which of the following option is correct regarding the penetrating power? देखिए पेनिट्रेटिंग पावर जो का मतलब होता है कि कोई वस्तु से कितना कोई पार कर सकता है। तो अल्फा पार्ट गामा का सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। पेनिट्रेटिंग मतलब किसी वस्तु से ही पार कर गया, इसको पेनिट्रेट करना हो कहते हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रे का होता है। गामा रे का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद होता है बीटा रे। उसके बाद होता है अल्फा रे का। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा का होता है, उसके बाद बीटा का, तब अल्फा का होता है। एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक, देखिए ये हमारे पास जो है आयरन निकेल तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसका एलॉय भी फेरोमैग्नेटिक होगा। मैंगनीज भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तीनों है जो फेरोमैग्नेटिक है। ये है जो डायामैग्नेटिक है। ये सब है जो फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसको कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल उसको कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करता है, जिसको रिपेल करता है। डायामैग्नेटिक में रिपेल करता है, इसमें ये अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज अट्रैक्ट
और strongly by magnetic field जो डायलो एल्युमिनियम और प्लेटिनम है, जो यह है जो पारामैग्नेटिक है, बिकली अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओम के नियम के बारे में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ओम्स लॉ। या किसी परिस्थिति में नहीं लग। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस बराबर होता है आर नोट 1 प्लस अल्फा टी डेल थीटा। इसका मतलब है डेल थीटा है जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। रेजिस्टेंस आर वैरी विथ टेम्परेचर। ओम्स लॉ कहता है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ओम्स लॉ स्टेट for given material resistance is constant। तो इसका ओम्स के अनुसार जो है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए ओम लॉ फेल कर जाता है। यह नियम सत्यापन जब ही होता है जब टेम्परेचर स्थिर रहे। टेम्परेचर जब वेरी करेगा तो ओम्स का नियम फेल कर जाएगा। देखिए प्रिज्म है, ये है, बी है, सी है। ये भी एक प्रिज्म है, इससे कोई रे जा रहा है, इसे ऐसे चला गया, ऐसे गया, यहां जाके ऐसे हो गया। तो इनिशियल रेंज को आगे बढ़ाते हैं, फाइनल रेंज को पीछे। तो जो ये एंगल बनता है उसी को डेल्टा कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा कहते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, डेंट रे। इसको कहते हैं इमरजेंस रे। ए को एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा को कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, ए को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। for thin prism delta equal to mu minus 1 a, where mu is refractive index। देखिए हमारे पास म्यू दिया है 1.5 माइनस 1, ये दिया है 4 डिग्री, तो डेल्टा हो गया 0.5 इंटू 4 इक्वल टू 2 डिग्री। तो थिन प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन जो हुआ 2 डिग्री हुआ। इन प्रोग्रेसिव वेव, देखिए प्रोग्रेसिव वेव है, वेव इस प्रकार होता है, इक्वेशन इस प्रकार, इसको एंटी नोड कहते हैं, एंटी नोड, इसको नोड कहते हैं, नोड।
देखिए यहाँ पर मैक्सिमम गया, इसको ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब यहाँ जाके भी जीरो हो गया है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ जाके जीरो हो गया। नोड पर अभी ऊपर नीचे जा सकता है, तो यहाँ काइनेटिक भी होगा जो मैक्सिमम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट नोड पर मैक्सिमम होगा एंड जीरो एट एंटी नोड पर जीरो होगा, एंटी नोड पर जीरो होगा। तो कहता है इन प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड इज मैक्सिमम नोड एंड बट जीरो एट एंटी नोड। अब व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी। तो एल इक्वल टू हो गया ईएमएफ इंटू डी टी है जो टाइम है, और डी आई है जो करंट है, करंट। ईएमएफ बराबर होता है वर्क बाई टाइम, जूल बटे चार्ज, और टाइम है करंट, तो करंट ही रहता है, करंट। देखिए जूल का इन डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चार्ज का होता है आई टी ए टी, करंट का भी ए होता है, और ऊपर एगो टी आओ है। तो देखिए टी से टी कट गया, तो क्या बचा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, यही हुआ एल का डायमेंशन। इसको ही कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। टू आर करेक्ट। देखिए हमारे पास एसी करंट का वेव ऐसे होता है, इधर भी है इधर टाइम है, इस प्रकार से ग्राफ होता है एसी को। रेक्टिफायर ने एसी को डीसी में बदल देता है, एसी है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, ऐसे कर देता है, इस प्रकार से इस शेप बना देता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर ऐसा कर देता है। रेक्टिफायर का काम है कि रेक्टिफायर का काम है फायर चेंज, ये क्या करता है, चेंज एसी इंटू डीसी। एसी का मतलब हुआ, एसी मतलब हुआ अल्टरनेट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का मतलब हुआ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। तो देखिए इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इसका 50 है, 50 हर्ट्ज। इसमें क्या हो गया, डबल घर बन गया। इसमें इतना जो कि एक फ्रीक्वेंसी हुआ, अब इसको ऊपर कर दिया तो फ्रीक्वेंसी डबल हो गया, मतलब 100 हर्ट्ज हो गया, फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। फ्रीक्वेंसी उसी कहते हैं कितना वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो इतना ही के बाद रिपीट कर रहा है, ये इतना के बाद रिपीट कर रहा था, देखिए यहाँ के बाद फिर बना था, अब यहीं से ही हाफ बना दिया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। अब टाइम पीरियड पूछेगा तो क्या कहेंगे, हाफ हो जाएगा। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति का एक कुंडली का प्रतिरोध इतना ओम है। हंड्रेड हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का कुंडली, देखिए एक्स एल लिखते हैं, बराबर होता है एल ओमेगा, इक्वल टू हो गया एल टू पाई न्यू, न्यू जहां फ्रीक्वेंसी है,
अब यहां से ही पता चल गया कि एक सेल जो है प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का, तो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का, इसका मतलब एक सेल पहले था एल 2 पाई इंटू 50 था पहले, अब जो हो गया इसका वैल्यू दे दिया था 100, तो यहां से निकल गया 100 पाई एल इक्वल टू 100, इसे पाई एल इक्वल टू 1। अब कहता है कि फ्रीक्वेंसी को टिपुल कर दिए, तब एक सेल कितना होगा, एक सेल बराबर होता है एल ओमेगा बराबर एल गुने 2 पाई न्यू इक्वल टू हो जाएगा एल गुने 100 कर दिया फ्रीक्वेंसी तो 200 हो गया, 200 पाई एल पाई इक्वल टू 200, एल पाई हमको आया है 1, तो 1 इंटू 200, 50 ओम आवृत्ति का एक कुंडली का प्रति बाधा 100 ओम है, तो फ्रीक्वेंसी कर दिया है 150, 300 हो गया, 300 हो गया, 300 इक्वल टू 300 ओम। एल एक सेल को कहते हैं इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ये इसका यूनिट भी ओम होता है, या इसका वैल्यू एल होता है, एल को इंडक्टेंस कहते हैं, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको कहते हैं न्यू को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। परमाणु ऊर्जा में क्या होता है, केमिकल ये जो है मास जो है, मास चेंज हो जाता है इनटू एनर्जी, चेंज इनटू एनर्जी हो जाता है, किस फार्मूला से होता है, E इक्वल टू mc स्क्वायर से, जहां ये एनर्जी है, एनर्जी m है जो मास है, और c है जो इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या होता है, न्यूक्लियस एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू conversion of a small part of mass into energy. Which of following is a not example of virus disease? प्लेग इज ए नॉट वायरस डिजीज, प्लेग जो है वायरस डिजीज नहीं है। ओजोन डिप्लेशन फ्रॉम द एटमोस्फेयर काउज द रीजन ऑफ, इससे स्किन कैंसर होता है। Which of the following causing agent of the disease काला जर, काला जर होता है प्रोटोजोआ के कारण। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल, देखिए ये अर्थ है, अर्थ है, इसमें ये इसको एक्सिस कहते हैं, इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, इसको ज्योग्राफिकल, इसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, इसको ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। एक्सिस इसको कहते हैं। ये दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, नेशन कहते हैं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी बोल सकते हैं, ये प्लेन जब लेते हैं इसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इसको प्लेन लेते हैं तो मेरिडियन कहते हैं। दोनों के बीच में एंगल जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन।
देखिए अर्थ के, ये अर्थ है, इसको इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर बीच में है इक्वेटर। इसको पोल कहते हैं, पोल। पोल पर जी डैश बराबर जी होता है, लेकिन इक्वेटर पर होता है जी डैश बराबर जी डैश, जहां इफेक्टिव है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इसका मतलब है इक्वेटर को ध्रुव पर त्वरण के बराबर होता नहीं, ध्रुव पर के त्वरण से कम होता है, क्योंकि कुछ घट गया। देखिए इक्वेटर पर इतना वैल्यू होता है, पोल पर जी होता है। फॉरवर्ड मूवमेंट इन द स्विंग टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। और जब स्ट्रोक मारता है तो वाटर को पीछे भेजता है, तो पीछे की ओर फोर्स लगाता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से फोर्स आगे लग जाता है। वाटर ऑन बैकवर्ड फोर्स, बैकवर्ड लगता है वाटर पर, तो माइन पर फॉरवर्ड फोर्स लगता है, फॉरवर्ड फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ से, थर्ड लॉ से पानी को बैकवर्ड करता है, बैकवर्ड पानी पर स्ट्रोक खेलता है, बैकवर्ड वर्ड फोर्स ऑन वाटर, वाटर पर बैकवर्ड फोर्स लगाता है, तो वाटर जो है माइन पर जो लगाएगा फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। सन फ्लैटरिंग इन स्पेस, देखिए जब किसी स्मॉल लीव के बीच से रे पास कर रहा है, तो जो स्मॉल छेद से रे पास करता है तो उसको कहते हैं, यहाँ रिंग बनाता है, रिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम टू स्पिन deviation, the ratio of maximum deflection of beam span मोमेंट हो गया, ratio of maximum deflection of beam span to define as slope। देखिए सबसे ऊपर होता है रेड लाइट, रेड, रेड के बीच बाद होता है ऑरेंज, ऑरेंज के बाद होता है येलो, येलो के बाद होता है ग्रीन, ग्रीन के बाद होता है, सबसे नीचे होता है वायलेट, वायलेट के ऊपर होता है ब्लू, एक तो हो गया ग्रीन, तो हो गया वायलेट, ब्लू, इंडिगो होता है। तो इसके बीच में है ब्लू और ब्लू एंड येलो के बीच में दो कलर है, ग्रीन एंड इंडिगो, लेकिन इसमें इसके बीच में एक ही नाम दिया है, हरा, ग्रीन है। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम, dp इंटू डी एक्स इक्वल टू h बाई 2 पाई होता है। देयर dp है सेंट्रिसिटी,
ऑफ मोमेंटम। dx है एसेंट्रिसिटी ऑफ पोजीशन। तो हमको dx बराबर दे दिया है, dp निकालना है, तो dx बराबर हो गया h बाई 2 पाई इंटू dx, तो बराबर हो गया 0 बराबर इंफिनिटी। तो इसमें जो आ गया सर्टेनिटी इनफिनाइट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर। देखिए कोई चार्ज कंडक्टर है, इसका अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, कोई p पॉइंट पर r डिस्टेंस पर p पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है लेमडा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नोट r। इसका मतलब E प्रोपोर्शनल हो गया 1/r का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इन फुल वेव रेक्टिफायर और कितना फंडामेंटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इन रिपल विल बी। देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर चेंज AC current into DC current, डायरेक्ट करंट। अगर AC है, इसका 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब एक सेकंड में ऐसा 50 बार बनाता है। DC ने ये AC वोल्टेज है, टाइम है। रेक्टिफायर क्या कर देता है, इसको इस प्रकार से कर देता है, यह उलट देता है, इसको उलट देता है। तो इसका 50 है, तो इसका मतलब इसका डबल हो गया। देखिए नीचे भी था, उसको ऊपर कर दिया। इसका 50 था, तो इसका क्या हो गया 100 हर्ट्ज। रेक्टिफायर इसको इस रूप में कर देता है, 100 हर्ट्ज हो गया। प्रोटॉन प्रोजेक्टेड, देखिए सोलनॉइड है ये, इस प्रकार शेप होता है, इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, तो इसके कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, बी का डायरेक्शन इधर होता है। प्रोटॉन को भी इधर दे दिए वेलोसिटी, भी इधर दे दिए हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है क्यू भी बी साइन थीटा। तो Q तो प्रोटॉन का E होता है, वेलोसिटी भी बी। अब साइन थीटा जो हमारे पास है यहाँ 0 है। क्यों 0 है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन भी को यह प्रोजेक्ट किए हैं, और सनलाइट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होता है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा 0 हो गया, तो फोर्स 0 हो गया। जब फोर्स 0 होगा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से वह सेम वेलोसिटी से वो जाता रहेगा। तो क्या होगा, जिस वेलोसिटी से जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। प्रोटॉन अक्ष के प्रति त्वरण होने का जो प्रश्न नहीं है, क्योंकि फोर्स 0 है। प्रोटॉन अक्ष के अनुरूप वृत्तीय गति के लिए भी फोर्स चाहिए, फोर्स यहाँ है नहीं। प्रोटॉन कुंडली के पथ पर चलने, कर्क पथ पर चलने के लिए फिर फोर्स चाहिए। प्रोटॉन अक्ष के अनुसार भी गति से उसे ही चलता रहेगा। क्यों, फोर्स 0 है। फोर्स क्यों 0 है, सोलनॉइड एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, तो जिसके बीच का कोण होता है वो 0 है, इसलिए फोर्स 0 हुआ। ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म को नाम है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। तो ये ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसका जो एक्चुअल में क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको। यहाँ देखिए कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, तो इसका एक्चुअल फार्मूला होगा Ca2।
तो ये गलत है। ये अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है तो ठीक है, यहाँ 3 है, ये सही है। तो इसमें क्या हुआ कि 2 सही है, 1 गलत है। तो केवल 2 सही है। एक्चुअल इसका कैल्शियम ऑक्साइड होगा, इसका वैलेंसी भी 2, इसका 2, इसलिए CaO होगा।